एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम सुरेश है, वो रोज़मर्रा की तरह जब अपने स्कूल से घर पहुंचता है तो दरवाजे पर खड़े होकर उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन बात है 8 फरवरी 1998 की, उसकी माँ उस दिन इंतज़ार नहीं कर रही थी। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है, दरवाज़ा अंदर से बंद था। बार बार आवाज़ लगा रहा था कि अम्मा दरवाज़ा खोलो। कई बार आवाज़ लगाने के बाद आखिरकार दरवाज़ा तो खुलता है, लेकिन उसकी माँ दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि एक आदमी है वो दरवाज़ा खोलता है। उस आदमी ने उसकी माँ के अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे, ऊपर ब्रा नीचे पैंटी पहनी हुई थी। वो भी व्यक्ति बिल्कुल नंगा था और उसकी माँ बेड पर पड़ी हुई है, दोनों हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, उसके तन पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। वो व्यक्ति उस लड़के की तरफ देखता है, लड़का उस व्यक्ति की तरफ देखता है, दोनों की आंखों से आंखें मिलती हैं। इससे पहले कि बच्चा कुछ पूछ पाता, उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारी माँ पर भूतों का साया था, मैंने भूत उतार दिए हैं, फ़िलहाल डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर को बुलाने के लिए, तब तक तुम अपनी माँ के पास बैठो। उस व्यक्ति ने अपने कपड़े पहने और वहाँ से निकल जाता है। जो उसने उसकी माँ के अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे वो पहने ही रखा। उसके बाद वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता। उस दुनिया में उसकी माँ नहीं बची थी, वो मर चुकी थी, उसके साथ रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था। ये कहानी आज उसी व्यक्ति की है जिस व्यक्ति का नाम होता है उमेश रेड्डी। उमेश रेड्डी ने एक दो नहीं, इसी तरह से लगभग 18 महिलाओं के कत्ल किए थे और जिस महिला का वो कत्ल करता था उसके अंडरगारमेंट्स पहनकर निकल जाया करता था। वाकई ये कहानी झकझोरने वाली है, परेशान करने वाली है। लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा होती है, लेकिन 2022 भी बीतने को है, आज तक भी उस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया गया है। यही हमारे देश के कानून की विडंबना है, इससे आगे क्या कहें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक ज़िला है चित्रदुर्ग। दरअसल बात कर रहा हूँ 1969 की। इसी चित्रदुर्ग ज़िले में एक लड़का पैदा होता है जिसके पिता उसका नाम रखते हैं उमेश रेड्डी। उसे प्यार से राजुलू भी कहते थे और वेंकटेश भी बोलते थे उसको। पढ़ने में सामान्य था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, वक्त आगे बढ़ने के बाद जब वो लगभग 23-24 साल के आसपास का था, तब वो CRPF में कांस्टेबल के पद के लिए चुन लिया जाता है और पहली ही पोस्टिंग होती है उसकी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कमांडेंट ऑफ जो हाउस होता है, उस हाउस पर उसकी ड्यूटी लग जाती है और इस कमांडेंट ऑफिसर जो होता है उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी होती है। कमांडेंट अपनी बीवी के साथ कहीं बाहर गया हुआ था और घर में बेटी अकेली थी। कई दिनों से ये उमेश रेड्डी ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी करते करते इसकी नज़र उस लड़की पर पहुंचती है जो कमांडेंट ऑफिसर की बेटी होती है, बेइंतहा खूबसूरत। तभी वो अपने हाथों में जो शस्त्र होते हैं, हथियार होते हैं, जो देश की रक्षा के लिए इसको मिले थे, उस हथियार के बल पर उस लड़की को वो घर के अंदर लेके जाता है। उसके एक एक कपड़े उतारवा कर उसने जो अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे, उन अंडरगारमेंट्स को वो खुद पहन लेता है और पहनने के बाद उसके साथ रेप करने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है तो कमांडेंट ऑफिसर और साथ ही उसकी पत्नी और एक दो लोग और थे जो CRPF के जवान थे, वो यहाँ घुस जाते हैं और देखते हैं अब उस व्यक्ति को जिसका नाम उमेश रेड्डी होता है, कांस्टेबल को देखते हैं तो वो उनकी बेटी के साथ इस तरह की घिनौनी जो कृत्य करने की कोशिश में था, तैयारी में था। आग बबूला हो जाते हैं। तुरंत ही इसको गिरफ्तार किया जाता है, बेटी की जान बचाई जाती है, बेटी को सुरक्षित बचा लिया जाता है जिसके साथ रेप का प्रयास किया जा रहा था। इसके बाद इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद कमांडेंट ऑफिस के ही एक किसी कमरे में रखा गया था। इसके खिलाफ इससे पहले की कोई कार्रवाई होती, उच्च अधिकारियों से बातचीत चल रही थी। तब ये उमेश रेड्डी एक बहाना करता है, कहता है कि मुझे बहुत तेज़ टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट करना है और मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी ख़राब सी हो रही है। लोगों को इससे पहले इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, कोई ऐसी खबर नहीं थी कि कैसा व्यक्ति है, इसलिए उसको टॉयलेट करने का मौका देते हैं। जो बंधा हुआ था उसको खोल देते हैं और वहाँ से मौका पाते ही वो CRPF के कैंप से भाग जाता है और भागकर कहीं नहीं, सीधा अपने ज़िले में पहुँचता है चित्रदुर्ग में। वहाँ आने के बाद हैरान करने वाली बात ये भी थी कि कमांडेंट ऑफिसर ने अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार के बारे में कोई FIR दर्ज नहीं कराई और उसे तलाशने की कोशिश भी नहीं की। ये व्यक्ति वहाँ से सीधा चलाता है अपने ही होम ज़िले में और होम ज़िले में आने के बाद एक नई नौकरी की तलाश में जुट जाता है। यानी कि 1996 में इसको एक नई नौकरी मिल जाती है जिला सशस्त्र रिजर्व में। वहाँ नौकरी करता है और नौकरी करते करते एक दिन जब अपनी
ड्यूटी पे जा रहा था तो एक लड़की स्कूल से पढ़कर अपने घर वापस जा रही थी। सुनसान रास्ता होता है और ये रास्ते में उसे मिल जाता है। उस लड़की को ये बुरी नीयत से पकड़ लेता है, दबोच लेता है और जंगल की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति की पकड़ से ये लड़की छूट जाती है। जैसे ही लड़की छूटती है, वो ज़मीन पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को इतनी ज़ोर से उसके सर में मारती है कि उसको घायल हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, संभल पाता, वो वहाँ से भाग जाता है। लड़की भाग जाती है, ये वहीं रह जाता है और जो इसका शिकार था वो अपने शिकार को अपने अंजाम तक नहीं पहुँचा पाया। इसके बाद बात आई गई हो जाती है। ठीक 4 महीने बीतने के बाद 8 दिसंबर 1996 को ऐसे ही घर से निकलता है। सुबह के 11 बजे के आसपास एक पता पूछता एक घर में जाता है और पता पूछने की कोशिश कर रहा था। जब पता पूछ रहा था तो वहाँ पर एक घर में लड़की होती है। उससे कहता है कि दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। लड़की कहती है कि घर पर कोई नहीं है, घर पर सबके सब बाहर गए हुए हैं। तभी उस लड़की से कहता है कि मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, अगर कोई तुम्हें ऐतराज़ ना हो, कोई तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो। लड़की कहती है मेरे घर पर कोई नहीं है, इसलिए आप पानी पी लीजिए। तभी पानी पीने के बहाने से ये कुछ अपनी तबीयत ख़राब होने का बहाना करता है। कहता है कि 10 मिनट वेट कर लीजिए, मैं बस थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ और मुझे आराम मिल जाएगा, मैं वापस चले जाऊँगा। वो लड़की उसकी बातों में आ जाती है, उसके घर में घुसता है और ठीक वैसे ही करता है जैसा उसकी आदत थी। उस लड़की के कपड़े उतार कर उसे बांध देता है और उसके अंदर की अंडरगारमेंट्स, उसकी ब्रा और पैंटी को खुद पहनकर उस लड़की के साथ रेप करता है और गला घोंटकर बाद में उसकी हत्या कर देता है। लड़की मर जाती है और मरने के बाद उसके इलाके में जब ये खबर फैलती है तो पुलिस वाले उसकी पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता। इसके बाद ये रोज़मर्रा की तरह अपने जिला सशस्त्र रिजर्व में जो नौकरी कर रहा था, सरकारी नौकरी करता है। लेकिन 26 जनवरी 1997 की बात है। ये परेड स्थल पर था और परेड स्थल पर होने के बाद वहाँ अलग अलग स्कूलों के बहुत सारे लड़के लड़कियाँ भी आए हुए थे और इत्तेफाक की बात ये होती है कि वो लड़की भी आ जाती है जिस लड़की ने इसके सर में बहुत ज़ोर से एक पत्थर मारा था, इसका सर फोड़ दिया था। वो लड़की इसको पहचान लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। कहती है कि इस व्यक्ति ने मेरा रेप करने की कोशिश की थी, इसने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की थी। और जब ये बात पुलिस के अधिकारियों को पता चलती है तो पुलिस के अधिकारियों को ये भी पता चल जाता है कि इसने एक घर में जाकर एक लड़की के साथ ऐसे ही रेप किया था, उसके साथ घटना को अंजाम दिया था। पुलिस इसको गिरफ़्तार कर लेती है और गिरफ़्तार करने के बाद जेल भेज देती है और जेल भेजने के बाद मार्च 1997 को ही ये बेलारी की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ से कुछ लोग इसको लेके जा रहे हैं। जब शिफ्ट कर दिया जाता है तो शिफ्ट करने के बाद यहाँ से कार से या एक गाड़ी से, इसको पुलिस की गाड़ी होती है, बेलारी जेल के अंदर जब लेके जा रहे थे, रास्ते में इसने एक बहाना बनाया और बहाना बनाने के बाद कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं बहुत उल्टी सी आ रही है, क्या मैं उल्टी कर सकता हूँ, क्या मैं बाहर निकल सकता हूँ, क्या मैं खुली हवा में सांस ले सकता हूँ। पुलिस वाले इसकी बातों में आ जाते हैं और बातों में आने के बाद ये अपना वही परिचय देता है कि मैं CRPF में कांस्टेबल के पद पर तैनात हो गया था, जम्मू कश्मीर में मेरी पोस्टिंग थी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी, जब इसको दूसरी नौकरी 1996 में मिलती है चित्रदुर्ग ज़िले के अंदर, तो इसका हिस्ट्री चेक नहीं की गई थी। ये आखिरकार जम्मू कश्मीर में रहा था CRPF में और यहाँ पर जाकर इसने एक गंदा घिनौना कृत्य किया था कमांडेंट ऑफिसर की बेटी के साथ। और यहाँ पर जो पुलिस वाले, 2 पुलिस वालों के साथ ये होता है, उस पुलिस वालों से कहता है कि मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, तब उसे बाहर निकाल कर उसे उल्टी कराने की कोशिश करते हैं और मौका पाते ही वहाँ से ये भाग जाता है और भाग के सीधा पहुँचता है बेंगलोर। बेंगलोर में वही पानी पीने का बहाना या पता पूछने के बहाने से इनकम टैक्स ऑफिसर के घर में जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर की बीवी बिल्कुल अकेली होती है घर पे और अकेली होने की वजह से वहाँ पानी पीने के बहाने से घर में घुसता है, उनके कमरे में जाता है, उनका रेप करता है, उनके कपड़े उतार कर खुद पहन लेता है और उसकी हत्या करके वहाँ से चला आता है। बस इतना था कि लोगों में जब ये खबर अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुँचती है तो तब पता चलता है कि उमेश रेड्डी नाम का एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति इसी तरह से घरों में जाता है, पता पूछता है और इस तरह की बातें करता है और वो महिलाओं के साथ वो रेप करता है, उनकी हत्या कर देता है। तब ये खबर उस इलाके में बड़ी आग की तरह फैल जाती है, पूरे कर्नाटक में हड़कंप मच जाता है। लोगों के और महिलाओं के दिमाग में उसके चेहरा, उसका शक्ल जो फोटोग्राफ्स के माध्यम से अखबारों में छप रहा था, वैसी ही शक्ल के फिर कुछ लोग जब सड़कों पे दिखाई देते थे तो महिलाएं या घर में कोई आता था तो फ़ोन कर दिया करती थी पुलिस को और पुलिस के पास इतनी घंटियाँ बजती थी कि पुलिस समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार किस व्यक्ति को पकड़ा है, किसको नहीं पकड़ा है। जब पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ती थी पता चलता था कि वो व्यक्ति असली नहीं है लेकिन नकली है और ये ऐसे ही एक के बाद एक अपराध को अंजाम दे रहा था। इनकम टैक्स अधिकारी की पत्नी की हत्या करने के बाद 7 जुलाई
1997 को एक बार फिर से ये गिरफ्तार हो जाता है और इसको 2 सिपाही गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसके घर से एक पोटली मिलती है और उस पोटली में इतना सारा सामान था जिसमें क्या लड़कियों की अंडरगारमेंट्स वगैरह थे। अब इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास ये अंडरगारमेंट्स वगैरह कहाँ से आए, क्या है? तो कहता है कि मैं इनका कारोबार करता हूँ, मैं बेचता हूँ। फिर पुलिस वालों ने इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इसने अपना नाम बताया, रमेश। पुलिस वाले कुछ समझ पाते हैं, रमेश वहाँ से मौका पाते ही भाग जाता है। वो रमेश नहीं होता बल्कि उमेश रेड्डी होता है। उन पुलिस वालों के बारे में जब उच्च अधिकारियों को पता चलता है तो उन्हें नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है, क्योंकि उसने अब तक एक नहीं 8-9 लड़कियों के साथ रेप किया, उनकी हत्या की और उनको मार दिया हमेशा के लिए। फिर ये अपने अंजाम को देने के लिए निकल जाता है और ऐसे ही एक वक्त आता है 1998 में 28 फरवरी, ये थी श्री सुबैया की हत्या करता है। जो कहानी मैंने सबसे पहले सुनाई थी, सुरेश की माँ की हत्या करता है। और सन 2002 तक ऐसे ही ये लगातार जहाँ मौका मिलता था वो अलग अलग शहरों में, कभी अहमदाबाद में, कभी बड़ौदा में, कभी बेंगलुरु में, कभी कर्नाटक के अलग अलग शहरों में जाता है, महिलाओं की हत्या करता था, उनके साथ रेप करता था। और कई बार ऐसे भी सुनने को मिलता है कि इसने मरी हुई औरतों की, यानी कि लाश के साथ भी उसने ऐसे ही हरकत की। एक दिन 17 मई 2002 को बेंगलुरु के पास एक यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है। उस रेलवे स्टेशन के क्लार्क रूम में ये अपना सामान रखता है और सामान रखने के बाद वहाँ कहता है कि मैं बस अभी एक नाई की दुकान पे जाता हूँ और शेव वगैरह करा के अभी आता हूँ। तो एक ऑटो पकड़ता है, ऑटो में बैठता है। ऑटो में बैठने के बाद सीधा नाई की दुकान पे पहुँचता है और वहाँ जाने के बाद ये शेव बनवा रहा था। लेकिन ऑटो वाला जब ऑटो के साथ इसे लेके जा रहा था तो ऑटो वाले ने उस दिन एक इंग्लिश या अखबार पढ़ा था, जो उस इलाके की उस भाषा का अखबार था। उसमें एक बहुत बड़ा फोटोग्राफ्स लगा हुआ था। वो फोटोग्राफ किसी और का नहीं था बल्कि उमेश रेड्डी का था। और वो उमेश रेड्डी वही था जो क्लार्क रूम में अपना सामान रख के आया था, जो कि नाई की दुकान पर शेव बनवा रहा था। पुलिस वाला सीधा जाता है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ से पुलिस वालों को बुला के लाता है और 17 मई 2002 को इसको गिरफ्तार करवा देता है, इसको पकड़वा देता है। पुलिस वाले अब की बार कोई चांस नहीं लेना चाहते थे और इसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। लगभग 4 साल के बाद 26 अक्टूबर 2006 को फास्ट ट्रैक बेंगलुरु की कोर्ट में इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। यानी कि 18 इसने कत्ल किए थे महिलाओं के, और ना जाने कितनी ऐसी महिलाएं थी जिनके साथ इसने ये रेप करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। आरोप सिद्ध सिर्फ 9 मामलों में होते हैं हत्या के, और उस मामले में इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद सन 2007 में अक्टूबर का महीना था, हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो वो निचली वाली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हैं और इसकी फांसी की सज़ा को रखते हैं। कहते हैं कि इसको फांसी ही दी जाए, और साथ ही जज साहब कहते हैं कि इस व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इसको जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी दे दी जाए। बात इतनी जल्दी फांसी मिलती नहीं है, कानून की बहुत सारी औपचारिकताएँ होती हैं, अवधारणाएँ, उसके एक स्टेप बाय स्टेप गुजरना पड़ता है। 1 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा, और सन 2013 में जब राष्ट्रपति के यहाँ पर ये अपील करता है तो राष्ट्रपति ने इसकी अपील को खारिज कर दिया। सन 2016 में इसने एक बार पिटीशन दायर की कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात को स्वीकार नहीं किया, इसकी अपील को, पिटीशन को खारिज कर दिया। और सन 2021 में एक बार फिर इसने अपने आप को मानसिक रोगी घोषित कराने की कोशिश की, कहा कि मैं मानसिक रोगी हूँ और जो ये जितने भी अपराध किए हैं मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए किए थे, जबकि ऐसी बात कोई पाई नहीं गई थी। तो इसलिए सन 2021 में एक बार इसकी सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपील को खारिज कर दिया। फ़िलहाल सन 2022 चल रहा है। लोगों को, खासकर कर्नाटक के लोगों को जिनके साथ आपराधिक वारदातें हुई हैं, उन लोगों को इंतज़ार है कि इसको कम से कम समय में फांसी होनी चाहिए, लेकिन वक्त लगातार आगे बढ़ रहा है और उमेश रेड्डी जेल की सलाखों में अपना वक्त जीवन व्यतीत कर रहा है। सन 2022 भी बीतने को है और इस व्यक्ति को आज तक भी कोई फांसी, सज़ा तो सुनाई गई है लेकिन फांसी हुई नहीं है। होगी या नहीं होगी ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। आप तो जानते हैं कि हमारे देश का कानून कितना लचीला है, चाहे कितना ही बड़ा अपराध कर दे लेकिन अपराधी को इतनी जल्दी सज़ा नहीं मिलती। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें विवेक कुमार हैं, छोटू सिंह कुशीनगर से हैं, दीपक कुमार नफीसा बिहार से हैं, कीर्ति कुमारी, ममता वर्मा, इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, क्योंकि इन कहानियों को, इन किस्सों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।